घर में मेरे अलावा मेरे 2 बच्चे और हमारे फादर भी रहते हैं। इवान की बहन नेस्तिया को उसका रूम दिखाने के लिए लेके जा रही होती है और वो साथ में ये भी बताती है कि हमारी दादी भी इस घर में रहती हैं, लेकिन उनकी तबीयत काफी अरसे से खराब है और वो अपने रूम से बिल्कुल बाहर नहीं जाती, वो बिल्कुल अलग ही रहती हैं। कुछ देर के बाद लीजा नास्तिया को एक रिंग देने लगती है और वो उसे बताती है कि यह हमारी खानदानी रिंग है। ये हमेशा से हमारे खानदान में अंगूठी चलती आई है। बेशक तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन हम दोबारा से तुम्हारी शादी करें, जो कि हमारी खानदानी रस्म है। और हम आइवान के फेस को देख सकते हैं, जो अपनी बहन की बातें सुनकर खुश नहीं लग रहा और वो अगले दिन ही यहाँ से वापस जाना चाहता है, लेकिन आइवान की बहन उसको रोक लेती है कि तुम नहीं जा सकते। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि ये अंगूठी यानी कि ये रिंग जो है वो किसी को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, जो कि थोड़ा सा आगे क्लियर होने लगेगा। जब नेस्तिया वॉशरूम में होती है तो उसको ऐसा फील होता है जैसे उसके आसपास कोई है और वो डरने लगती है। जब ये सब कुछ वो इवान को बताती है तो इवान कहता है कि इग्नोर करो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ये वहम हो सकता है, और बात यहीं पर खत्म हो जाती है। लेट नाइट यानी कि बहुत रात का वक्त आ जाता है। नेस्तिया सोई होती है लेकिन उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके साथ इवान मौजूद नहीं है। वो जब नीचे जाकर देखती है तो इवान अपनी बहन लीजा से कुछ बातें कर रहा होता है। वो दोनों बहन भाई ये बातें कर रहे होते हैं कि अगर हमने ऐसा ना किया तो वो शैतानी ताकत सबको मार देगी, और ये सब बातें नेस्तिया सुन रही होती है, लेकिन इन दोनों को नहीं पता होता कि नेस्तिया इनकी बातें सुन रही है। ये बातें सुनकर वो वापस अपने रूम में आ जाती है और वहां आकर दोबारा से सो जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो सोई नहीं होती। थोड़ी देर में इवान भी उस रूम में वापस आ जाता है और वो नेस्तिया को कहता है कि हम कल सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे, मैं तुमसे हमेशा की तरह बहुत प्यार करता हूँ और अब जल्दी से तुम सो जाओ। सुबह हो जाती है और नेस्तिया सोकर उठती है, लेकिन इस वक्त भी इवान उसके साथ नहीं होता। जब वो नीचे जाती है तो कॉरिडोर में उसे कुछ तस्वीरें लगी हुई नजर आती हैं, जिसमें एक औरत और एक आदमी की तस्वीर होती है। नेस्तिया इवान की बहन से पूछती है कि इवान कहाँ गया है, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो उसकी बहन यानी कि लीजा कहती है कि वो शहर में गया हुआ है अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के लिए। ये बात सुन के नेस्तिया को अजीब तो बहुत लगता है, लेकिन वो इस बात को मान लेती है। फिर नेस्तिया इवान को बहुत बार कॉल भी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मोबाइल फोन आउट ऑफ रीच जा रहा होता है, यानी कि कॉल मिल ही नहीं रही होती। थोड़े से वक्त के बाद नेस्तिया जब घर से बाहर आती है तो उसी घर के बाहर कुछ कब्रें भी होती हैं और उसी वक्त लीजा भी वहां पर आ जाती है। वो नेस्तिया को एक वेडिंग ड्रेस देती है कि ये तुम पहन लो। लीजा नेस्तिया की हेल्प करती है उसको वेडिंग ड्रेस पहनाने में, और उसके अलावा वो उसको वो अंगूठी भी पहना देती है। बातों बातों में वो उसे बताती है कि ये वेडिंग ड्रेस या अंगूठी हमारी खानदानी रवाज और रस्म का हिस्सा है। ये दोनों चीजें हमारी दादी की, उसके बाद हमारी वालदा के पास आई यानी कि हमारी मदर के पास, और अब तुम्हारे पास यानी कि तुम एक नई बहू हो, और अब ये चीजें तुम पहनोगी, और हम अपने खानदान की रस्म के मुताबिक ही तुम्हारी शादी दोबारा से करवाएंगे। नेस्तिया खुश तो होती है, पर इस तरह के रस्म और रवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी होते, और वो यहाँ पर लैपटॉप पे इन रस्म और रवाज के बारे में सर्च कर रही होती है कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जब वो ये सब कुछ सर्च कर रही होती है अपने कमरे में बैठकर, तो उसे अलमारी से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो थोड़ा सा डर जाती है, सहम जाती है, और जब वो अलमारी को खोलती है तो उसके अंदर उसे एक खुफिया दरवाजा नजर आता है। ये खुफिया रास्ता घर के हर कोने से कनेक्ट होता है, यानी कि हर रूम में जाता है, इवन रूम से बाहर भी जाता है। इतनी देर में लीजा का बेटा भी वहां पर आ जाता है और वो उसको कहता है कि मेरी बहन उसी रास्ते के अंदर है और उसका पाँव वहां पे कहीं फंस गया है, क्या आप हमारी हेल्प करेंगी? और नेस्तिया हेल्प करने के मकसद के लिए उसी खुफिया रास्ते के अंदर चली जाती है। वो उस बच्ची की हेल्प कर देती है और वो वहां से आजाद हो जाती है, लेकिन नेस्तिया को वहां पर एक सीक्रेट रूम नजर आता है और उसका दिल करता है कि व्हाई नॉट मैं उसमें जाऊं, और नेस्तिया और वो दोनों बच्चे उस रूम के अंदर चले जाते हैं। और इसी सीक्रेट रूम में, जो कि अंधेरे से भरा हुआ था, वहां पर एक साया दिखाई देता है, एक परछाई दिखाई देती है, जिसको देखकर ये सब डर जाते हैं और वो बच्चे कहते हैं कि वो आ गई। लेकिन इन बच्चों की बातें नास्तिया समझ नहीं पाती कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं, कौन आ गई, और ये बच्चे किसी और की बात नहीं कर रहे होते बल्कि दी ब्राइड की बात कर रहे हैं। इनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचता और ये वापस अपने अपने रूम्स में आ जाते हैं। जब नास्तिया अपने रूम में होती है वो आईने में खुद को देख रही होती है और एकदम देखती है कि उसको बिल्कुल उसी तरह की एक और नास्तिया नजर आ रही है, यानी कि उसका अपना अक्स उसको आईने में नजर नहीं आ रहा बल्कि कुछ और ही चीज है जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट कर रही है। नास्तिया ये देखकर बहुत डर जाती है और वो फौरन भागकर घर से बाहर आ जाती है, और उसके पीछे वही शीशे वाली दूसरी नास्तिया भी आ जाती है। वो भागकर उसके पीछे आती है, जो कि नास्तिया देखकर बहुत डर जाती है और वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है।
नेस्तिया को जब होश आता है तो वो खुद को उसी घर में पाती है, लेकिन बहुत साल पहले वो पहुंच चुकी होती है, यानी कि वो पुराने वाकयात को देख रही होती है। जब वो घर के अंदर आती है तो वो इवान के दादा को देखती है और उसी घर में बहुत से और लोग भी मौजूद होते हैं जो ऊपर वाले रूम से डर कर नीचे भाग रहे होते हैं। इवान के दादा ऊपर जाना चाहते हैं लेकिन सब लोग उनको रोक रहे होते हैं, लेकिन इवान के दादा नहीं रुकते और वो जोर लगाकर जबरदस्ती उस रूम के अंदर चले जाते हैं। और उसी वक्त नेस्तिया को दोबारा से होश आ जाता है, यानी कि वो अब दोबारा करंट टाइम के अंदर है। ये जो पिछले कुछ देर में ये बातें हो रही थी ये उसके ख्यालात थे, उसको ये बातें ख्वाब में दिखाई गई। इसका हकीकत से बहुत गहरा ताल्लुक है। खैर अब नास्तिया को होश आ चुका है और यहाँ पर इसके साथ लीजा और उसकी एक दोस्त डॉक्टर भी होती है जो कि इसको दवाइयाँ देती है और कहती है कि तुम ये लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जब लीजा उस रूम से चली जाती है तो डॉक्टर फ्रेंडली वे में नेस्तिया से पूछती है कि क्या तुम वर्जिन हो। ये सवाल सुन के नेस्तिया को बहुत अजीब लगता है कि ये कैसा सवाल पूछा जा रहा है। नेस्तिया उसे कह देती है हाँ मैं वर्जिन हूँ, जबकि वो झूठ बोल रही होती है क्योंकि उसकी अभी कुछ अरसा पहले ही शादी हो चुकी होती है। ये डॉक्टर भी इसी खानदान की एक मेंबर थी जो कि अभी तक रिवील नहीं हुआ होता और ना ही नास्तिया को ये पता होता है। इसके बाद नेस्तिया लगातार इवान को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसका नंबर अभी भी स्विच ऑफ जाता है। तो वो इवान के लिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज देती है कि अब मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई शैतानी ताकत है इस घर में और मैं इस घर से भाग रही हूँ। और जब वो घर छोड़कर भाग रही होती है तो वो लीजा और उस डॉक्टर की बातें सुन लेती है जो आपस में कह रही होती है कि अगर नास्तिया वर्जिन ना हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और लीजा अपने भाई यानी कि इवान का बताती है तो वो बिल्कुल बदल चुका है और वो अपने घर वालों का भी साथ नहीं दे रहा, वो बिल्कुल बदल चुका है उस लड़की के प्यार के पीछे। नेस्तिया यहाँ से भागने लगती है। वो जैसे ही अपने कार में होती है तो वो देखती है कि वही डॉक्टर घर से बाहर आ रही है और वो किसी जगह पर जा रही होती है। इसको कुछ शक पड़ता है और वो उस डॉक्टर का पीछा करने लगती है। वो डॉक्टर एक घर में दाखिल होती है तो वहाँ पे इवान को कैद किया गया होता है जो कि ये डॉक्टर इसे कुछ खिला पिला रही होती है, उसे सिर्फ जिंदा रखने के लिए। जब वो डॉक्टर यहाँ से चली जाती है तो नेस्तिया खिड़की से इवान को आवाज लगाती है लेकिन खिड़की मोटे होने की वजह से आवाज क्लियर नहीं जा रही होती। दूसरी तरफ इवान बार बार कह रहा होता है नास्तिया को कि तुम भाग जाओ यहाँ से, लेकिन नेस्तिया कुछ नहीं समझ पाती। और उसी वक्त पीछे से दी ब्राइड भी आ जाती है। उस शैतानी ब्राइड के आने से नेस्तिया की नाक से खून आने लगता है और वो काफी कमजोर फील करने लगती है। वो भागने की कोशिश तो कर रही होती है लेकिन उसे भागा नहीं जाता, उसकी सारी ताकत जैसे कि खत्म हो गई है। भागने की कोशिश में नेस्तिया एक खुदी हुई कब्र में गिर जाती है और जब वो उस कब्र के अंदर गिरती है तब भी वो बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उसे ऐसा एहसास हो रहा होता है कि जैसे उसके आसपास उसी कब्र में कोई और भी मौजूद है। वो और कोई नहीं दी ब्राइड ही होती है। थोड़ी देर में दी ब्राइड वहाँ से चली जाती है और उसके बाद नेस्तिया कब्र से बाहर आने लगती है और यहाँ पे इवान के फादर उसकी मदद करते हैं और उसको दोबारा से अपने घर में ले जाते हैं। घर के अंदर आकर वो डॉक्टर और लीजा नेस्तिया को एक चाय पिलाते हैं। इस चाय में बेहोशी का जहर मिला होता है जिसकी वजह से नेस्तिया फिर से बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद नेस्तिया फिर से बहुत अरसा पहले चली जाती है, कई सालों पहले उसी घर में, और फिर से वो इवान के दादाजी को देखती है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब नेस्तिया बहुत अरसा पहले का मंजर देख रही थी तो इवान के दादा लोगों को पुश करते हुए ऊपर वाले रूम की तरफ जा रहे थे और अब उसी से आगे की स्टोरी नेस्तिया दोबारा से देखती है। अब इवान के दादा एक कमरे में मौजूद हैं जिनके साथ एक लड़की भी मौजूद है और नेस्तिया भी उसी रूम में खड़े होकर ये सब कुछ देख रही होती है। ये लेटी हुई लड़की वैसे तो बीमार लगती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये शैतानी ताकतें इस औरत के अंदर आ जाती है और ये लड़की बिल्कुल शैतान जैसी लगने लगती है और इवान के दादा पर भी हमला करती है और उससे बिल्कुल मार देती है और इसके बाद वो नेस्तिया पे भी हमला करने लगती है। और यहाँ पे मेन प्लॉट को रिवील किया जाता है। इवान के दादा के जमाने में एक मशीन इजाद हुई। इस मशीन के जरिए किसी भी मरे हुए इंसान की रूह को यानी कि उसकी आत्मा को किसी भी दूसरे इंसान में लाया जा सकता था और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले इवान के दादा अपनी मरी हुई वाइफ की तस्वीर खींचते हैं और इस तस्वीर में उसकी रियल वाइफ की आत्मा भी आ जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि उस आत्मा को किसी बॉडी की जरूरत है, उस रूह को कोई जिस्म चाहिए। तो ये लोग गांव की एक लड़की को पकड़ते हैं जो वर्जिन होती है और उसको एक कब्र में बांध कर दफना दिया जाता है और उसी कब्र में वो तस्वीर भी रख दी जाती है जिसकी वजह से वो आत्मा एक नए इंसान की बॉडी में आ जाए। और ऐसा ही होता है क्योंकि उस दफन हुई लड़की को वो अंगूठी भी पहनाई जाती है और वो रूह उस अंगूठी के जरिए उस लड़की में आ जाती है। जब वो उस कब्र को खोलते हैं तो उसकी रूह मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर नहीं हुई होती और इसी वजह से जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि उस लड़की ने इवान के दादा को मार दिया था, यानी कि अब उस लड़की में इवल पावर्स आ चुकी, शैतान ने उस लड़की को पोजेस कर लिया है। और मूवी में थोड़ा सा वक्त और पहले दिखाते हैं जब इवान के दादा अपनी मरी हुई वाइफ की तस्वीर ले रहे थे तो वो उस तस्वीर को यानी कि उस तस्वीर में उसकी रूह भी कैद है। वो उस तस्वीर को एक सीक्रेट जगह पर छुपा देते हैं और ये सीक्रेट जगह वही है जहाँ पर नेस्तिया और वो बच्चे गए थे, जहाँ पर उन्हें फर्स्ट
لاسٹ ٹائم وہ برائڈ نظر آئی تھی۔ اب نیستیا کو ہوش آ جاتا ہے، یعنی کہ اب وہ پریزنٹ ٹائم میں ہے۔ نیستیا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہاں کے کچھ موجودہ لوگ اس کو پھر سے پکڑ لے اور اس کو باندھ کر ایک اندھیرے والے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی روم میں نیستیا ایک زندہ لاش کو بھی دیکھتی ہے، جس کو دی برائڈ آ کر پوزیس کر لیتی ہے، اور پوزیس کرنے کے بعد وہ لاش آہستہ آہستہ نیستیا کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ نیستیا بچنے کی کوشش بھی کرتی ہے، وہ بہت ڈر جاتی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتی، اور اسی وقت ایوان اس کمرے میں آ جاتا ہے اور نیستیا کی جان بچا کر اسے باہر کی طرف لے آتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ریویل ہوتی ہے، یہ جو مری ہوئی عورت تھی جو نیستیا کے پیچھے آ رہی ہے، بیسیکلی یہ عورت تو مر چکی ہوتی ہے، لیکن دی برائڈ نے اس کی باڈی کو پوزیس کیا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے لیزا اور وہ ڈاکٹر نیستیا پہ یہ کمپلیٹ ریچول کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس بوڑھی عورت سے برائڈ کی آتما کو نکالا جائے اور نیستیا کے اندر دی برائڈ کو بھیجا جائے، یعنی کہ بوڑھی عورت سے نیستیا کے درمیان روح کو ٹرانسفر کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، اور اس لیے یہ سب کچھ یہ پلاننگ کر رہی ہوتی ہے۔ ہم واپس اپنی سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ ایوان نیستیا کو لے کر بھاگ رہا ہوتا ہے اپنے شہر کی طرف، اور راستے میں اسے معافی مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میری فیملی تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی تھی، اور کہیں نہ کہیں مجھے اس بات کا آئیڈیا بھی تھا۔ میری فیملی برائڈ کی آتما کو، اس کی روح کو تمہارے اندر ٹرانسفر کرنا چاہتی ہے، جس سے تمہیں بہت نقصان ہو سکتا تھا، اور میں کبھی ایسا نہیں چاہتا، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ مزید یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ سب معاملہ تب تک چلتا رہے گا جب تک ہم برائڈ کی فوٹو کو مکمل طریقے سے ختم نہیں کر دیتے، یا تو اسے جلا دیا جائے یا اسے پھاڑ دیا جائے۔ اور جب وہ یہ باتیں سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ شاید میں نے وہ فوٹو دیکھی ہے، جب میں تمہارے گھر میں تھی تو میں بہت سی چیزیں دیکھ رہی تھی، اور مجھے ایک عجیب سی فوٹو وہاں پر نظر آئی تھی، اور میں جانتی ہوں وہ فوٹو کہاں ملے گی۔ اور یہ فوٹو بیسیکلی اسی سیکرٹ روم میں رکھی ہوئی ہوتی ہے جہاں پر ناستیا نے پہلی بار اس فوٹو کو دیکھا تھا۔ اب یہ گاڑی میں جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ایکسیڈنٹ کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ایوان کے خاندان والے ہی لوگ ہو، تاکہ ان کو نقصان پہنچا کر واپس لایا جائے اور ریچول کیا جائے۔ اس ایکسیڈنٹ میں ایوان زخمی ہو جاتا ہے، لیکن اسے ہوا کچھ نہیں ہوتا، اور یہاں پر یہ لوگ نیستیا کو پکڑ کر واپس اپنے گھر میں لے آتے اور نیستیا پر زبردستی ریچول سٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ اس کو زبردستی وہ انگوٹھی پہناتے ہیں، اس کے بعد اس کو ایک تابوت میں بند کر کر اوپر کیل سے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ نیستیا چیخ رہی ہوتی ہے، چلا رہی ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن ان کے دل میں کوئی رحم نہیں آتا، اور پھر وہ اس تابوت کو اس قبر میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس تابوت یعنی کہ اس کافن میں نیستیا چیخ رہی ہوتی ہے، اور تبھی اس کی نظر ایک مری ہوئی لاش کی طرف پڑتی ہے جو کہ مکمل طریقے سے پوزیس تھی۔ وہ لاش آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کی طرف آتی ہے اور نیستیا کو بھی پوزیس کرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ اس لاش سے نیستیا کے اندر چلی جائے۔ اور اس پورے عمل کے درمیان یہ تابوت بہت زیادہ ہلنے لگتا ہے۔ یہ ایک بھیانک منظر ہے، اور ہلتے ہلتے ایک دم سے یہ تابوت رک جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہم ایوان کو دیکھتے ہیں جو کہ کار میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ گھر کی طرف آنے لگتا ہے۔ واپس گھر کی طرف آئیں تو یہ تابوت کو اب زمین سے نکال لیتے ہیں۔ جب تابوت کو کھولتے ہیں تو نیستیا اس تابوت سے اٹھتی ہے جو کہ مکمل طور پہ شیطان کی طرف سے پوزیس ہو چکی ہوتی ہے۔ اس ایول پاور نے نیستیا کو اپنے قابو میں کر لیا ہوتا ہے، اور نیستیا بولتی ہے کہ یہ لڑکی ورجن نہیں ہے، یعنی کہ بیسیکلی یہ نیستیا نہیں، وہ شیطان ہی بول رہی ہوتی ہے۔ جب آس پاس کھڑے ہوئے لوگ یہ سنتے ہیں کہ نیستیا ورجن نہیں ہے تو وہ سب لوگ بھاگنے لگتے ہیں ڈر کے مارے۔ لیزا، ڈاکٹر اور باقی لوگ بھی اب یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور اب اس غلطی کی قیمت تو انہیں چکانا ہی پڑے گی، اور نیستیا یہاں پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اور اسی وقت دی برائڈ نیستیا کی باڈی کو چھوڑ کر باہر آ جاتی ہے اور سب سے پہلے اس ڈاکٹر کو جان سے مار دیتی ہے۔ لیزا کی دوست ڈاکٹر تو مر چکی ہے، لیکن لیزا بھاگ کر فوراً گھر کے اندر آ جاتی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو بچا کر وہاں سے بھاگ جائے، لیکن ابھی وہ اسی گھر میں ہی ہوتی ہے کہ برائڈ گھر کے اندر بھی آ جاتی ہے، اور ڈرتے ہوئے لیزا برائڈ کو کہتی ہے کہ پلیز میرے بچے کو مت کچھ کہنا، ان کو چھوڑ دو۔ سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے اور ایوان بھاگتا ہوا نیستیا کے پاس آ جاتا ہے۔ ایوان نیستیا کی یہاں پر جان بچاتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اسے سوری بولتا ہے اس سب چیزوں کے لیے، اور نیستیا کو بھی ہوش آ جاتا ہے، جبکہ گھر کے اندر برائڈ لیزا کو کھڑکی سے باہر پھینک دیتی ہے۔ لیزا کو چوٹیں تو بہت لگتی ہیں لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچا ہوتا، یعنی کہ وہ مری نہیں ہوتی۔ یہ سب آوازیں سن کر ایوان، نیستیا اور سب لوگ اس سیکرٹ روم کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اتنی دیر میں لیزا بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ یہ سب تو ادھر ہوتے ہیں اور اسی وقت دی برائڈ بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور ان سب پر حملہ کرنے لگتی ہے۔ لیزا نیستیا کے انگلی سے وہ انگوٹھی اتار کر خود پہن لیتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس انگوٹھی کا ڈائریکٹ تعلق دی برائڈ سے ہے۔ جب برائڈ دیکھتی ہے کہ اس کی انگوٹھی لیزا نے پہن لی ہے تو وہ غصے میں اس کو کھینچ لیتی ہے، اور اب برائڈ نے لیزا کو پوزیس کر لیا ہوتا ہے۔ لیزا جس پر اب برائڈ حاوی ہے وہ سیکرٹ روم میں آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم میرے بچوں کو مجھے دے دو، لیکن نیستیا یہ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ لیزا نہیں ہے بلکہ وہ برائڈ ہے۔ خیر وہ زبردستی ان بچوں کو لے کر جا رہی ہوتی ہے، اسی سیکرٹ روم سے اس کی فوٹو
उठा कर ले आती है। वो उसको कहती है कि अगर तुमने इन बच्चों को ना छोड़ा तो मैं तुम्हारी फोटो को जला दूंगी। और ये देख कर दी ब्राइड उन बच्चों को छोड़ देती है और वो कहती है कि उस फोटो को कुछ ना करना, उसको नुकसान मत पहुंचाना। और बातों ही बातों में दी ब्राइड दोबारा से वो नेस्टिया पर अटैक कर देती है। इस अटैक की वजह से उसके हाथ में जो फोटोग्राफ थी वो नीचे गिर जाती है। नेस्टिया को तकरीबन वो मारने ही वाली होती है कि लीजा की बच्ची की पीछे से आवाज आती है कि इनको मत मारो। अपनी बच्ची की आवाज सुनकर लीजा की सेंसेस कुछ आने लग जाती है और वो नेस्टिया को छोड़ देती है। और थोड़ी ही देर में दोबारा से दी ब्राइड लीजा पे पोजेस होने लगती है। जब वो देखती है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो वो उस फोटो को पकड़ती है और वो खुद को और उस फोटो को दोनों को जला देती है। यानी कि अब लीजा भी नहीं रही और वो फोटो भी नहीं रही, जिसकी वजह से दी ब्राइड भी मुकम्मल तरीके से यहाँ से चली जाती है। लीजा के इस सेक्रीफाइस की वजह से उसके तमाम फैमिली मेंबर्स की जान बच जाती है और यहीं पर इस मूवी की स्टोरी भी एंड हो जाती है। अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।